नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरा का पूरा 1992 के बाद से जितने भी अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे ही एग्ज़ामों को एक एक सब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे भूगोल की। भूगोल पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 2 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन अगर देखेंगे तो लगभग 140 प्लस क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। प्रत्येक वर्ष यहाँ से अगर देखा जाए तो 20 प्लस 15-20 हर साल अपना अपना रेशियो होता है, मैंने इतने क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। इसकी खासियत ये होगी कि संपूर्ण विश्लेषण के साथ किया जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर बता दिया जाए। विश्लेषण के साथ जब यहाँ पे कराया जाएगा तो इससे एक बेनिफिट होगा कि एक डायमेंशन जो क्रिएट होता है, बार बार मैं डायमेंशन की बात करता हूँ क्योंकि इसमें विश्लेषण काफ़ी अच्छे से कराया जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए। पूरा 140 प्लस क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं, और बीपीएससी के लिए तो आगामी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए मैं बता नहीं सकता कितना इम्पोर्टेंट है। इससे आप क्वेश्चन के पैटर्न को भी आप एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का भूगोल। भारत विस्तृत है, पूरा का पूरा देखिए इतना नज़दीकी यहाँ मामला बना दिया है कि रेंज को लेकर देखिए जब तक क्लियर नहीं है, इसीलिए कोई चीज़ पढ़िए, खासकर तथ्यात्मक चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत विस्तृत है, देखिए हमको पता है भारत कहाँ विस्तृत है, उत्तरी गोलार्ध के, ध्यान रखिएगा उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ पे पूर्वी देशांतर की तरफ स्थित है। अब देखिए यही है 37 देखिए यहाँ पे डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड तथा 8 डिग्री 28 मिनट के बीच यह स्थित है। तो यहाँ पे बात की जा रही है, पूरा का पूरा अक्षांशीय स्थिति को बता दिया गया है। ध्यान रखिएगा 8 डिग्री 28 मिनट जो नीचे आपको भारत में पूरा का पूरा जो कन्याकुमारी है, और ऊपर जाएंगे तो पूरा का पूरा ऊपर भारत का जो टॉप पीक है यहाँ तक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट, अब देशांतर की बात की जा रही है, पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन यहाँ पे जाति की बात की जा रही है। जाति है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। तो ये मेरे ख्याल से घोर नाइंसाफी है भारत के साथ, इतना कम एरिया में इतने सारे लोग भारत के। तो भारत का क्षेत्रफल देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्तरीय भाग का महज 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व के लगभग 16.51 जनसंख्या निवास कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे पूछा कब गया है, 1994 में। तो अभी तो इसके बाद से कितनी जनगणनाएं हो चुकी है 1990 की जनसंख्या के आधार पे, और वर्तमान में देखिए 17.5% है। अभी 2021 का जनगणना आने पे क्या पता 18% हो जाए। नेक्स्ट, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, पता है प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब 82.5 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। अब 82.5 डिग्री को निकाल लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 5.5 घंटे। हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा, ध्यान रखिएगा स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडू प्रपात निर्मित है झारखंड, ध्यान रखिएगा झारखंड। भारत की सर्वोच्च चोटी है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखते ही लगेगा माउंट एवरेस्ट है, गड़बड़ नहीं करना है आप लोग को। भारत की सर्वोच्च चोटी है वो यहाँ पे K2 K2 गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई देख लीजिएगा, कितने बार पूछ लिया जाता है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 और गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर और मकालो की ऊंचाई 8,463 किलोमीटर। नेक्स्ट, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ऊंचाई को दे दिया है हिम रेखा। अब ज्यों ज्यों आपको पता है ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, तो धीरे धीरे वो टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, 0 से कम हो जाएगा।
जिसके वजह से ठीक है बर्फ जमने लगेगा। तो वो ऊंचाई कितनी होती है, तो 4300 से लेके 600 मीटर पूरब में। अब पूरब की बात किया जाएगा तो पूरब की तरफ ठीक है, इधर या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों की तरफ खासकर। तो हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई या उत्तरी भाग पर देखिए 5500 से 6000 मीटर, और महान हिमालय के दक्षिण भाग पर 450 से लेके 4500 से लेके 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, कौन सा है यहाँ पे, वो है शिवालिक। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अब ये जियोलॉजिकल कैलेंडर से ठीक है, कैलेंडर से संबंधित है। इसका ये हुआ है सेनोजोइक में, ठीक है। तो जियोलॉजिकल कैलेंडर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सेनोजोइक एरा। शिवालिक या बाह्य निर्माण का निर्माण आज से लगभग 5 से लेके ठीक है मैंने 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ पे प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं कब, ठीक है, तो पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार है, कैसा है छोटा नागपुर, एक अग्र गंभीर है, ध्यान रखें एक अग्र गंभीर। तो छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र अस्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं और यह क्या है, एक अग्र गंभीर है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे मनन करिए। मैंने भू आकार, ठीक है, और एक संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी को यहाँ पे आपको मालदा गैप, आप लोगों को नाम याद होगा, ठीक है, मालदा गैप के द्वारा ये अलग हो जाता है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभित्ति में हुई, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो समभिन्नति, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समभिन्नति माने ऐसे होता है, ठीक है, बराबर है, ठीक है, सीमा होता है सम। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। दक्षिण की तरफ आएंगे तो ठीक है, खासकर जो विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज है और हिमालय के बीच का जो ठीक है अवस्थिति है, यही है गैंगेटिक प्लेन अग्रगर्त। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट। अब देखिए चीनी आ गया, ठीक है, चीनी आते ही इसको गायब कर दीजिए। दो ही प्लेट है, भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ए सब यहाँ पे दिखा गया। नेक्स्ट, ठीक है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए 2018 में पूछा गया है। भुवन पठाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग है। भारत की तट रेखा है, अब इसकी लंबाई को लेकर देखिए यहाँ पे पूछ गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की सिर्फ और सिर्फ तट की जो लंबाई है यहाँ पे 5422 किलोमीटर है और मुख्य भूमि से कुल दूर मैंने तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7516 किलोमीटर। कोई ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है, और ऐसी गलती बीपीएससी करते रहता है, हर एक स्टेट का मिशन करता है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री, ध्यान रखिएगा, सह्याद्री कहलाएगा पश्चिमी घाट, और उत्तरी घाट ठीक है इधर आपको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, उस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी भौगोलिक लोकेशन। देखिए नाथुला दर्रा की ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा अभी बहुत चर्चा में रहा 13,044 फीट, और खैबर दर्रा यहाँ पे 3,510 फीट। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, कहाँ है? दक्षिण पश्चिम भारत, दक्षिण भारत में, ठीक है, तो ये है भाई दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, यही है ना, दक्षिण हो जाएगा और इसके अलावा पश्चिम भी हो जाएगा। नेक्स्ट,
तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत क्षेत्रों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूहों में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा पृथक होता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर ही स्थित है। नेक्स्ट, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति का है। ध्यान रखिएगा, प्रवाल उत्पत्ति का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें टोटल द्वीप है 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और ये विदर्भ का जो क्षेत्र है, ठीक है, महाराष्ट्र का अंग है। काफ़ी महाभारत वगैरह में इसका नाम आता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? ठीक है, तो किस राज्य में? देखिए, हिमाचल प्रदेश है, असम है, आंध्र प्रदेश है और अरुणाचल। क्वेश्चन को पढ़िए, किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में? ठीक है, कोई यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं दे रहा है, ठीक है, सीधे दे रहा है। ठीक है, इसकी सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो है यहाँ पे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है सबसे अधिक यहाँ पे मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, इतने सारे से चेंज नहीं होता है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से यहाँ पे मिलता है? तो नीलगिरी पहाड़ी है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ी। ये नीलगिरी पहाड़ी यहीं पे मिल जाएगा, मैंने कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, इसके अलावा केरला के बीच एक सीमा रेखा बनाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ठीक है, अब पता है आप लोगों को, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। एरिया इसका काफी बड़ा है। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। ठीक है, 2008 में पूछा गया है, वो है बिहार। कौन है? तो बिहार, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, देखिए 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। तो ये भी बिहार के साथ नाइंसाफी हो गया। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान देखिए 13वां हो गया। ध्यान रखिएगा, 13वां। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविड़ियन, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, द्रविड़ियन दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्षिण भारत, द्रविड़ शैली को आपको याद होगा, दक्षिण भारत में। निम्न में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की यहाँ पे पहचान नहीं की गई है? वो है हरियाणा में। हरियाणा में जनजातीय समूह माने एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब यहाँ पे है ही नहीं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पौंडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हो चुकी है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में भी अधिवासित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? ठीक है, ये यही है, देवप्रयाग में आके मिल जाते हैं। और अलकनंदा और, ठीक है, भागीरथी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद से ऐसे आएगा, इधर से अलकनंदा और इधर से आएगा, ठीक है, सॉरी, ये रहेगा, ठीक है, अलकनंदा, और ये यहाँ पे वो मैंने, ठीक है, पहली बार ही सही बोला था, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बन जाएगा देवप्रयाग, उसके बाद से क्या हो जाएगा? गंगा नदी पूरी तरीके से यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। ठीक है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है यरलुंग जंगबो नदी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो तेल नदी यहाँ पे दिया है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, उत्तर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। मैंने इतना माइक्रो लेवल पे बीपीएससी पूछ लिया। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी के अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हंसदो, ईबांड आदि है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ पे, ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और क्या है? कावेरी है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए
ए और बी दोनों हो जाएगा। लूनी, नर्मदा और ताप्ती नदी ये गिरे जाएगा अरेबियन सी में। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित यहाँ पे नहीं है? उत्तरकाशी, ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संगम भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? ठीक है, तो ले पता है आप लोगों को, ठीक है, इतनी माने यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, वर्षा ही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सूखा स्थान मरुस्थल भी नहीं होता है, ठंड वाला क्षेत्र भी सूखा होता है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनके जलवायु में भिन्नता का कारण है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई में भिन्नता की वजह से एक ही अक्षांशीय रेखा में होने के कारण समस्या आ जाती है। तो देखिए अमृतसर एवं शिमला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्रायः मैंने प्राप्त यहाँ पे होती है। कहाँ पे सबसे सर्वाधिक वर्षा किसके वजह से होती है? ये तो बचपन, ठीक है, बच्चा बच्चा जानेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। दोमट मिट्टी, ठीक है, लो मिट्टी बोला गया। कौन सा कण यहाँ पे मिलता है? वो मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, माने सभी प्रकार के कण मिल जाएगा। उत्तर हो जाएगा, ठीक है, डी, ठीक है। तो सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका, ठीक है, क्ले और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। गाद होता है, ठीक है, लेयर जम जाता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक मिलता है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन होता रहता है, जिसको, ठीक है, जल क्रांति हो जाता है। स्टोर, समझ रहे हैं ना मैंने, ठीक है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किसमें बिहार के क्षेत्र में यहाँ पे सिंचाई यहाँ पे होती रहती है? किसमें होती है? वो है त्रिवेणी नहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। पश्चिम चंपारण जिले में, आप लोगों ने चंपारण सत्याग्रह का नाम सुना होगा, लेकिन अब मोतिहारी का क्षेत्र हो गया, पूर्वी चंपारण। एक है पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण यहाँ है, वो गंडक नदी वहीं जो आके छपरा के आसपास गंगा नदी से आके मिल जाती है। नेक्स्ट, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का घटक चुनना है। क्या क्या इसमें हो सकता है? तो यहाँ पे उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज हो जाएगा। सिंचाई, ठीक है, यहाँ पे हरित क्रांति में यहाँ पे होगा ही होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण, ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति का भी एक पार्ट है, इसीलिए सबसे अधिक जो सफल हुआ हरियाणा और क्या बोलते हैं कि पंजाब में हुआ। ग्रामीण सड़कें और विपणन, खेतों तक वहाँ पे सड़कें चली गई है, इसीलिए सभी चारों। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का यहाँ पे रास्ता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आपको चूज करना है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारत में सब जरूरत है, ठीक है, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है सभी से, मैंने एकदम 7 कलर, मैंने जितना भी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, सब आ जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत इतना भी नहीं है, देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, ठीक है, रजत, खदान श्रृंखला सब है। काली क्रांति संबंधित है, ठीक है, तो काली क्रांति जो संबंधित है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तेल, समझ रहे हैं ना, तेल, कच्चा तेल उत्पादन, ठीक है, तो कच्चा तेल उत्पादन से है। इसके अलावा गुलाबी क्रांति प्याज से, रंग देख के समझ जाएंगे। नीली होती है, ठीक है, फिश। हरित क्रांति यहाँ पे हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन। लाल क्रांति मांस और टमाटर। पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन और उत्पादन। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, ठीक है, तो भारत का अधिकतम जो गेहूं उत्पादक राज्य होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये डेटा पुराना है, 2011 का है। ऐसे क्वेश्चन को आप करेंट से अपडेट करते रहिएगा। इससे क्या हो रहा है कि आप कम से कम एक, ठीक है, माने वर्तमान का जो करंट अफेयर है उसको पढ़ने का एक पैटर्न मिल जा रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद करके, ठीक है, आप लोग देखिएगा अभी, ठीक है।
सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? वो होता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गेहूं और इसके अलावा गन्ना भी। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार एवं, देखिए बिहार तो उतना नहीं होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़रूर होता है। लेकिन यहाँ पे जोड़ा है, अच्छा जोड़ा दे दिया है उत्तर प्रदेश। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा गया? शुगर, ठीक है, बाउल बोला गया, उत्तर प्रदेश को बोला गया। ठीक है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान यहाँ पे क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जूट उत्पादन की दृष्टि से अगर बिहार के स्थान को यहाँ पे देखा जाए तो द्वितीय है। ठीक है, तो इसके अलावा पश्चिमी बंगाल अकेले 50% से अधिक उत्पादन यहाँ पे, ठीक है, करता ही करता है। जब बंगाल का क्षेत्र था, देखिए जब बंगाल विभाजन नहीं हुआ था 1905 के पहले, तो पूरा जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था जूट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो समस्या यही था कि पश्चिम बंगाल में जूट की मशीनें रह गई और सारा जो क्षेत्र है जो कि जूट के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। 400 सेंटीमीटर अगर वर्षा है तो जूट अच्छा होगा। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ठीक है, एकमात्र राज्य है वो केसर वाला, जम्मू कश्मीर। चले जाइए केसर खाने, ठीक है, सैफरॉन बोला जाता है। निम्न में से नगदी फसल कौन सी यहाँ पे नहीं है? तो नगदी फसल मतलब जिसको हम लोग, ठीक है, मैंने रेगुलर के रूप में, मैंने खाद्यान्न जो फसल नहीं है, इसके बिना मैंने काम एकदम क्या हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, तो है यहाँ पे नगदी फसल नहीं है यहाँ पे ज्वार। ध्यान रखिएगा, ज्वार। जूट भी है, मूंगफली भी है, गन्ना, इसको नहीं भी खाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ज्वार मोटी फसल है अनाज के रूप में। देखिए दिया है सब लिस्ट। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे अयस्क से, माने लौह अयस्क से संबंधित है? वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा दिया है। तो दिए गए प्रश्न हेतु विकल्प बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही होगा। भारत में लौह अयस्क, ठीक है, हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट में, ठीक है, संपन्न राज्य में कुछ इस प्रकार है: कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, सब देख लीजिएगा। निम्नलिखित 9 लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में जो खनन होता है हेमेटाइट का, ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट का। ठीक है, तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़े जिला में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क खनन किया जाता है। हेमाटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं तमिलनाडु आदि राज्यों से होती है। झारखंड में कोयले की खानें स्थित है, सबको पता है, झरिया। ठीक है, झरिया में बड़ा कोयला मिल जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र क्या है भाई? कोयला के लिए अभी हम लोगों ने देखा है। भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करना है। कह रहा है कि निम्न कोटि में कोयला एवं कोयला संचालन में, ठीक है, बाधा, निम्न कोटि का, ठीक है, पाया ही जाता है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी एक समस्या है। तीसरा है कोकिंग कोयला के आधार पर बढ़ती निर्भरता, ये भी भारत के साथ समस्या है। कार्य संचालन कीमतें, ये भी समस्या है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई, असम वाला, वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट यहाँ पे कब आया? 1970 और 80 के दौरान। ठीक है, जो यहाँ पे खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है टाइम पीरियड, वहाँ पे, ठीक है, वहीं सद्दाम हुसैन, अमेरिका, ये सब कहानी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब तेल निर्यातक ओपेक कंट्री है ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक क्या कर दी थी? वृद्धि कर दी थी। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, कितना था? पुराना डेटा है, देखिए। ठीक है, 1994 में कितना थी उस समय? तो वो था यहाँ पे 243 किलोग्राम तेल के बराबर। मैंने एक व्यक्ति, समझिए कि 243 किलोग्राम तेल क्या कर जा रहा है? ठीक है, पी जा रहा है, मैंने पी जा रहा है, मैंने उसका उपयोग कर ले रहा है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर यहाँ पे विचार करना है आपको। कह रहा है कि विद्युत बोर्डों की, ठीक है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ऐसा हो रहा है, इसीलिए अधिकांश बिजली कंपनियां घाटे में चल रही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये भी बड़ा, ठीक है, होता ही होता है यहाँ पे। लोग, ठीक है, गलत तरीके से बिजली की चोरी करते हैं।
राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्ता में कमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों का क्रियान्वित किया, ये भी सही है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? अब देखिए टिस्को संयंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सब एनसीईआरटी से जानते हैं ना, डायरेक्ट उठा के यहाँ पे दे देता है। तो ये है टाटा नगर, ध्यान रखिएगा टाटा नगर। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए, डालमिया सीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अतिरिक्त चीनी, कागज, केमिकल आदि भी उद्योग भी स्थापित है। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग यहाँ पे स्थापित है? वो है यहाँ पे खेतड़ी में, ध्यान रखिएगा खेतड़ी में। ठीक है। राजस्थान राज्य का खैनी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी देखा हम लोगों ने तांबा खनन के लिए, हड़प्पा काल से इंपोर्टेंट है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो महानगरों को जोड़ने वाला, ठीक है, एक पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा, रेल मार्ग है। रेल मार्ग नहीं होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। ठीक है। चूंकि स्वर्णिम चतुर्भुज है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता सब। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से ही होता है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? ठीक है। तो 2011 में, ठीक है, इसको आप वर्तमान में देख लीजिएगा, रेल कोई लंबा दूरी तय करता होगा 12,431, ठीक है, किलोमीटर त्रिवेंद्रम सेंट्रल में। ठीक है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का यहाँ पे आरंभ किया है। कब आरंभ किया है? 1986 में आरंभ किया है। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव माने उदय माने शुरुआत कब हुआ? ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिया गया। ठीक है। क्यों लगा दिया है? क्योंकि 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई तथा विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। ठीक है। तो पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झुमरी तलैया, ठीक है, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में अवस्थित है? ये है भाई झारखंड में। ठीक है। झारखंड में कोडरमा जिले में। ठीक है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही और वही क्रम यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का बड़ा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे नंबर है उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, अब है यहाँ पे बिहार का। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश का देखिए यहाँ पे, ठीक है, पूरी तरीके से पता है आपको, तेलंगाना में विभाजन हो गया है। तो यहाँ पे ऊपर कर लीजिएगा बिहार को। ठीक है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? अब असम की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ। अब सोचिए असम के पास क्या कोई केंद्र शासित प्रदेश है? समझिए। ठीक है। इसीलिए उत्तर हो जाएगा 7। 7 सिस्टर यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। तो कोई नहीं है, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बना लीजिए मैप ऐसे। ठीक है। इधर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड के नीचे आएंगे तो मणिपुर, इधर मिजोरम, इधर आपको त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, और खुद है क्या है? असम है। तो ध्यान रखिएगा असम की सीमाएं। ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त असम राज्य की 2 सीमाएं, ठीक है, यहाँ पे 2 देश भूटान और बांग्लादेश से भी लगी है। गद्दी, ठीक है, ट्राइब लोग हैं हिमाचल प्रदेश के, बड़ी चर्चा में रहते हैं। और ध्यान रखिएगा गद्दी लोग बड़ा ही मतलब मुख्य धारा से एक तरह से जुड़ चुके हैं। ठीक है। इनका सोशल नेटवर्क में, फेसबुक में, यूट्यूब में काफ़ी देखेंगे डांस वगैरह लोग करते हुए नजर आते हैं। बोडो निवासी हैं, कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के, गारो पहाड़ी के। ठीक है। बहुभाषीय समुदाय हैं। गारो जनजाति है, यहाँ पे अब स्टार कर दिया, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। देखिए, ठीक है, क्योंकि तीनों ही राज्यों में पाई जाती है। गारो खासी जयंती आपको याद होगा। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये मोर देन 1 है, बीपीएससी ने इसको, ठीक है, डिसलेक्ट कर दिया। पता है, फिर भी पता नहीं इसे लोग, ठीक है, प्रश्न बना देते हैं। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, कितना नीचे है? तो 6000 मीटर तक होती है। तो देखिए
ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, ग्लेनी के अनुसार यहाँ पे 200 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है गंगा नदी, अपवाह नदी है, वाह नदी है, ठीक है। देखिए गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबाई, गोदावरी 1465, नर्मदा नदी 1312 और महानदी 858, ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगा कानपुर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा भी है, सतलज भी है और सिंधु भी है। चूंकि तीनों ही नदियों का अगर देखेंगे आप, ठीक है, माने उद्गमन जो हो रहा है, ठीक है, यहीं से हो रहा है। ध्यान रखिएगा मानसरोवर झील, राजस्थान, ठीक है, सब आसपास का ही क्षेत्र है। सब लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए मानसरोवर के निकट, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेमा युंग दुग हिमनद से। सतलज नदी दिया है यहाँ पे राक्षस ताल, राक्षस ताल भी बोला गया। सिंधु नदी है यहाँ पे मानसरोवर झील के निकट से। मानस नदी किस नदी की यहाँ पे उपनदी है, वो है यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी की, ठीक है, मानस नदी। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट है यहाँ पे, ऐसे अब मैं पढ़ दूंगा तो क्लियर नहीं होगा, मैप बना के देखिएगा, मजा आ जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी का पूरा पूरा वह क्षेत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर यहाँ पे बहती है, वो है नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा भ्रंश, ठीक है, मैंने एकदम फॉल्ट, इसको आप समझ सकते हैं फॉल्ट, ठीक है। पश्चिम की ओर वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है, यहाँ पे नर्मदा है, ताप्ती है और यहाँ पे राप्ती, ठीक है, राप्ती है यहाँ पे, ठीक है। तो राप्ती तो ठीक है नहीं है, यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती जरूर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, वो है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। तो यही है कावेरी नदी, जिसको लेके आए दिन तमिलनाडु और कर्नाटक में, ठीक है, खासकर गर्मी के दिनों में झगड़ा होते रहता है। सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक पर्वत से, ध्यान रखिएगा अमरकंटक पर्वत से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 541, ठीक है, किलोमीटर है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित यहाँ पे नदी है, वो है यहाँ पे लूनी नदी। लूनी नदी देखिए अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ रण के दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता। शेष सभी समुद्रों में मिलने वाली नदियां हैं। 85 निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है, कहाँ किया गया है, कोसी नदी, बार बार पता है आपको, ठीक है, बिहार का शोक जिसे बोला गया। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, वो है यहाँ पे गंडक नदी से, यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन से इंगित करता है जिसका, ठीक है, स्थल तथा समुद्र का विक्षेपी तापमान, मैंने हाई प्रेशर और, ठीक है, लो प्रेशर ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसी में चेंज आता है। जब निवर्तन, ठीक है, जब इसका होगा, मैंने जब लौटेगा तो स्थल में, ठीक है, धीरे धीरे हाई प्रेशर हो जाएगा, समुद्रों की तरफ धीरे धीरे लो प्रेशर होने लगेगा। सूर्य कहाँ चला जाएगा, तो नीचे मकर रेखा पे धीरे धीरे जाने लगेगा, ठीक है। आम्र वर्षा है, आम्र वर्षा यहाँ पे आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली फसल और आम की फसल है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कर्नाटक और केरल में देखिए अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात होने के साथ वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इससे आम पकने लगता है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, आम पकने मैंने बौछार टपकना फसल दिया है। निम्न राज्यों में किस राज्यों में जाड़े की मौसम में बारिश मिलती है, वो है यहाँ पे तमिलनाडु। अभी देखिए अभी, ठीक है, नवंबर का सीजन में अभी वहाँ पे, ठीक है, मानसून का निवर्तन होगा। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, चक्रवात है, ठीक है। अब पूरा पूरा यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है यहाँ पे। तो बाढ़ की बात करें हम लोग तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य मैदान। भूकंप की अगर बात करें तो, ठीक है, वो पूरा का पूरा देख पा रहे हैं इधर हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चक्रवात है, तो चक्रवात हो जाएगा आपको, ठीक है, झारखंड तथा उत्तरी प्रदेश, और सूखा हो जाएगा इधर मध्य पूर्वी
भारत के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप मैचिंग कर लीजिए, ए का हो जाएगा, ठीक है, और 3, तो ए का हो जाएगा 3, वैसा ऑप्शन यहाँ पे बी पे है, और बी का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। इसके अलावा और भी मैच कर लेते हैं, सूखा है, सी का हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। करेवास मृतिका जो जाफरान माने केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी ये पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कहाँ पे? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। रेगड़ किसका नाम है? रेगड़ जो नाम है काली मिट्टी का, ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का। रेगड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। रेगुर नाम है काली मिट्टी का, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो अति चराई द्वारा, भाई तो फिर मृदा अपरदन नहीं होगा, बढ़ जाएगा वन का, ठीक है। वन आरोपण के द्वारा आप इसे रोक सकते हैं। गंगा के मैदाने की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, वो कहलाती है बांगर, ध्यान रखिएगा, बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो नदियों द्वारा जो मिट्टी जो है, ठीक है, निर्मित होती है जलोढ़ मिट्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक यही मिट्टी पाया जाता है, 43.40%, ठीक है, भाग में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? वो प्रतिशत है 20.7%, लेकिन ये डाटा पुराना है, ठीक है। अब ये कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन जो होगा अभी वर्तमान में और कम हो गया होगा, करंट में देख लीजिएगा। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है मिजोरम में, ध्यान रखिएगा, मिजोरम में, ठीक है। समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में, इनकी अनुमानित संख्या यहाँ पे कह रहा है कि कितनी है, स्टार दे दिया गया, ठीक है, 1995 में। हम लोग भी इसको रहने देते हैं, ठीक है। भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जनसंख्या के लेकर बात की जा रही है कि वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से वृद्धि हुई, जो कि बिल्कुल सही है। वर्ष 1991 की अपेक्षा 2000 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया, ऐसा नहीं था, ठीक है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है, ये भी गलत है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत जो दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसीलिए कथन सही हो जाएगा सी, 1 और 4, ठीक है। तो ये 2005 का है, सेंसस से रिलेटेड है, आप लोग, ठीक है, वर्तमान में 2000, ठीक है, जो भी 11 का सेंसस उसे आप लोग देख के जाइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, कितना प्रतिशत था? तो 31%। सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक नदी से निकाला गया है इसको, ठीक है, सारण, ध्यान रखिएगा, सारण, ठीक है। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान भी इसमें शामिल है, अक्सर लोग राजस्थान को भूल जाते हैं। तो कहाँ नदी पे बनाया गया है, देख पा रहे हैं, भाखड़ा, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, सतलुज नदी पर, ठीक है, बनाया गया है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? अभी देखा, सतलज नदी पे। किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है? वो है कावेरी नदी, ठीक है, कावेरी नदी। इसका उद्गम देखिए कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है। हीराकुंड डैम तैयार किया गया है, कहाँ तैयार किया गया है? तो वो है यहाँ पे महानदी पर, ध्यान रखिएगा, महानदी। मैथौन बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो बनाया गया बराकर में। तो मैथौन बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत यहाँ पे नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कर रहा है? कृषि वित्त का देखिए स्रोत नहीं है, सहकारी, व्यापारी, क्षेत्रीय, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किसका है? तो विभिन्न फसलों पर 2 फसल, जितना अधिक होगा जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संदर्भ में यहाँ पे क्या सही है? अब द्वितीय हरित क्रांति जो आया है, पहला तो भाई पंजाब हरियाणा में सफल हुआ, जहाँ जहाँ नहीं हुआ उसके लिए द्वितीय हरित क्रांति चलाया गया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और क्या करना था? वृद्धि करना था। तो अब जहाँ हो गया है वहाँ पे तो बहुत अधिक, ठीक है, वृद्धि करने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए पहला गलत। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना, सही है।
इसका लक्ष्य हरित क्रांति के परिणाम में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो भाई मैंने एक टारगेट पूरा नहीं हुआ, दूसरा शुरू कर लेंगे, गलत। ठीक है, इसका लक्ष्य उत्पादन मैंने पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। बिल्कुल सही है, सी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गन्ना है, जूट है, गेहूं है और कपास है। गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। स्वतंत्रता प्रांति के बाद भारत ने सर्वाधिक यहाँ पे प्रगति की है। किसमें प्रगति की है? गेहूं में बहुत अधिक हो गया। हरियाणा और पंजाब ने मैंने कमाल का काम किया, लेकिन वहाँ की मिट्टी क्या हो गई? बर्बाद हो गई। प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक है, चावल, ध्यान रखिएगा, चावल प्रमुख खाद्य फसल है। भारत में चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताएं। वो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, पूरा का पूरा जो भी राज्य इधर आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राइस बॉल जिसे बोला गया। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल मैंने यहाँ पे कौन सी सही है? वो है यहाँ पे चावल। चावल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? चावल ही है, बहुत बड़े एरिया में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। अब ये बड़ी समस्या होती है, लोग महाराष्ट्र देख के खुश हो जाते हैं। ध्यान रखना, गुजरात रहता है। ठीक है, कौन है? गुजरात है। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है यहाँ पे, तो कौन सा घटते क्रम में है? सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल यहाँ पे कौन सी है? वो है यहाँ पे मूंगफली। ध्यान रखिएगा, मूंगफली। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है यहाँ पे सी, केरला। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में कह रहा है कि अग्रणी है? ठीक है, तो रबर के लिए केरला ही अग्रणी है। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ठीक है, चाय का। ध्यान रखिएगा, चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। किस चीज़ का उत्पादन करता है? तो है यहाँ पे चाय का। ध्यान रखिएगा, चाय का। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, वो है यहाँ पे पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कहाँ लौह अयस्क नहीं है? देखिए पंजाब इधर मैंने संसाधन का, ठीक है, नेचुरल जो रिसोर्स है यहाँ पे एकदम नहीं है। ठीक है, तो कुछ 4 प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड और उड़ीसा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। प्रायद्वीप भारत में कर्नाटक, गोवा है। अन्य क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा व पश्चिम बंगाल है। तो हरियाणा भी देखिए, ठीक है, शामिल है, पंजाब नहीं है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? झारखंड में। इंडियन मिनरल बुक 2018 के अनुसार भारत में चांदी के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है: राजस्थान, कर्नाटक और झारखंड। खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। अब ये करेंट का है, देखिए 2018 में पूछा गया है। ठीक है, चादरी अभ्रक, अभ्रक ध्यान रखिएगा, अभ्रक। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ठीक है, 2005 में पूछा गया है। ठीक है, झारखंड, अभी भी मेरे ख्याल से झारखंड है। ठीक है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। बिहार। कौन होगा? बिहार। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है यहाँ पे, मैंने एकदम घटते क्रम से कौन कौन यहाँ पे राज्य हो रहा है? तो पहला यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 1999 में है। अब ये, ठीक है, इक्वेशन बदल जाएगा क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हो चुका है। देखिए अब हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ऊपर के जो राज्य हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? वो है छत्तीसगढ़ में। कोरबा काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? पिंच ब्लेड से। रेडियम रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है। इसका प्रतीक Ra है। ठीक है, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा। इससे यूरेनिक अयस्क पिंच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था शिव समुद्र में। शिव समुद्र में हुआ था। ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो भारत में उत्पादन कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से भी कम है, यही सही है। ठीक है, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? इसका यह प्रमुख कारण है गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन यहाँ पे कह रहा है कि कितनी है? ठीक है, तो कुल यहाँ पे राष्ट्रीय, ठीक है, राजमार्ग की जो लंबाई है, ठीक है, 64
मैंने टोटल राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन पुराना है 1992 93, ठीक है, इसको रहने देते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग यहाँ पे तैयार हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है, 1853 में, वही है, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच जो चलाया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। 34 किलोमीटर जो रेल की पटरी थी, कन्वर्ट कीजिएगा तो जाएगा 1 मील, 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। तो डेट भी याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853 को। ट्रेन भी याद रखिएगा, ठीक है, 14 सवारी डिब्बों में 400 मेहमान यात्रियों को, ठीक है, लेके गया था। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी काफ़ी माने कितनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आए दिन आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे, ठीक है। तो बड़ी लाइन में होता है 5.5 फीट, याद रखिएगा 5.5 फीट, ठीक है, यही होता है। देखिए चौथी या, ठीक है, चौड़ी या बड़ी लाइन में, ठीक है, लगभग 5.5 फीट होता है। छोटी लाइन में देखिए यहाँ पे कम होता है, ठीक है, 700, ठीक है, 62 मिलीमीटर ही होता है। तो मीटर गेज होता है, दोनों पटरियों को, ठीक है, मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। मरमुह गोपतन स्थित है, कहाँ स्थित है, वो है यहाँ पे गोवा में, ध्यान रखिएगा गोवा में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है, गुड़गांव में स्थित है, कहाँ पे, गुड़गांव में। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का यहाँ पे नाम है, क्या नाम है, भारती, भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा पिछले 1992 के बाद से जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया था भारतीय भूगोल से, सबको हम लोगों ने देख लिया। अब ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, आने वाले दिनों में इकोनॉमिक्स बच रहा है, ठीक है, इसके अलावा स्पेशल बिहार है, करंट अफेयर है, सारे के सारे सेगमेंट को कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग, ठीक है, इसे शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।